अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऐसे वक्त में सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं जब पाकिस्तान अपनी तारीख के शदीद तरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 4.5 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। इससे पाकिस्तान शायद एक माह का इंपोर्ट बिल भी अदा न कर पाए। दूसरी तरफ IMF की तरफ से 1.18 बिलियन डॉलर की दूसरी किस्त पर अभी मामला तय होते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क सऊदी अरब से माली इमदाद के लिए भरपूर उम्मीद लगाए बैठा है। गुज़िश्ता साल अप्रैल से नवंबर तक सऊदी अरब पाकिस्तान को 900 मिलियन डॉलर की इमदाद और तेल की दरामद के लिए 900 मिलियन डॉलर दे चुका है, जबकि अक्टूबर 2021 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर डिपॉजिट करने का भी ऐलान किया। और अब आर्मी चीफ के दौरे से पहले वजीर खजाना इसहाक डार भी इस उम्मीद का इजहार कर चुके हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल में सऊदी अरब पाकिस्तान की माशी इमदाद करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख यही बताती है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सिक्योरिटी और दफा के लिए भरपूर मदद दी, तो वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की मुश्किल माशी दौर में इमदाद की है। यहाँ ये बात याद रखना जरूरी है कि इमदाद किसी भी मुल्क से आए, ये नो फ्री लंच के उसूल पर ही मिलती है। इसी पर आज का सवाल अपने पैनल से रखेंगे। हमारे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं, हसन निसार साहब हैं, शहजाद चौधरी साहब हैं, स्टूडियो में वजाहत मसूद और इसार राना साहब मेरे साथ हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं उसकी ग्राउंड यानी कि हमने बयानिया क्या रखा है, उसी पर सवाल। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए सऊदी अरब क्या किरदार अदा कर सकता है? एक माजी रहा है, एक तारीख है, एक बिल्कुल हालिया तारीख रही है। और जो हमारे साबिक ऑपोजिशन लीडर थे और अब वजीर आजम है, वो तस्लीम कर चुके पिछले दौर में कि इमदाद किस तरह आती रही सऊदी अरब से और कौन लाता रहा। तो हसन साहब, इस वक्त इस माशी बहरान से निकालने में सऊदी अरब किस तरीके से मदद कर सकता है और क्या किरदार हो सकता है उसका? यार अपना आयशा, वेरी फनी क्वेश्चन। इससे ज़्यादा अजीब सवाल मैंने आज तक सुना नहीं। देखें भाई, गरीब गुरबा को माली बहरान से जुज़वी या कुल्ली तौर पर निकालने के लिए जो कुछ एक दूर पार का इंतहाई दौलतमंद रिश्तेदार कर सकता है, वही कुछ सऊदी अरेबिया करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कभी कभी पेशावर मंगतों से करीबी लोग भी तंग आ जाते हैं। दूसरी बात, ये जो बरादर आपने कहा है, ठीक है, हम बरादर्स की बहुत लंबी तारीख है और ये शुरू होती है हमारे खुलफाए राशिदीन की शहादत से और टीपू सुल्तान और सराजुद्दौला की शहादत तक जाती है। बीच में जो कुछ है वो आप जानते ही हो। यहाँ टीपू सुल्तान और ये वो का हवाला अलकमी था जिसने हलाकू को कहा था कि यहाँ हिजड़े बसते हैं, आओ बगदाद पे, ये तुम्हारा है। तो ये बरादर बहरहाल अपनी जगह है। वो कभी अगर उनको ये ख्याल आ गया कि ये जो कशकोल उठा के आते हैं ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स खरपति हैं, मुझे डर ये है कि बरादर किसी दिन गुस्से में आके जूता ना उतार ले। मैं चूंकि ज़िंदगी में को 20 बार जा चुका हूँ सऊदी अरेबिया, मुझे अंदाज़ा है कि उनकी चप्पलें कितनी मजबूत होती हैं। वो नॉर्मली आपने देखा होगा इनके सरबराहान भी चप्पलें पहनते हैं, वो अरबों की ख़ास तरह की चप्पल। आप तो अभी अभी होके आए हो, देखना, आइंदा जाओ गौर करना। तो अगर उन्होंने कभी छितर उठा, अच्छा एक बात आपने अलबत्ता काम की है, सवाल आपका बहुत फनी है। काम की बात आपकी ये थी कि फ्री लंच नहीं होता। तो अगर आप किराए के टट्टू हैं तो मुमकिन है बरदारी का भी आपको मुआवजा मिल जाए, ज़रा ज़्यादा मिल जाए। और क्या है ये, कितना कर सकता है, क्या कर, बड़ा आतम की मर्जी है। भूखे नंगे को जो दे दे, जो दे उसका भला, जो ना दे उसकी भी खैर। बस, और वो जो मांग ले तो फिर वो देना ही पड़ेगा। बस, इसके अलावा क्या है जी? ठीक है, मैंने कहा अगर वो कुछ मांग ले जवाब में, तो जो भी वो कहें वो फिर सुनना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा, जो हुक्म हो जाए। ना 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 ना, हुक्म होगा वो ताकतवर की। ठीक, गुजारिश हुक्म का दर्जा रखती है, ऐसी तैसी
ठीक है शहजाद साहब, मदद तो हो जाती है मगर मदद करने वाला भी बाज़ औक़ात थक जाता है, या वो भी कहता है कि देखा जाए कि ये खुद क्या रखते हैं और मांगते क्या है। सवाल आपसे ये है कि सिविल हुकूमतों के राब्ते होते हैं, कोशिशें होती हैं, आर्मी चीफ साहब का जो थे बाजवा साहब वो इमदाद लाते रहे और शहबाज शरीफ साहब ने इसको तस्लीम भी किया बतौर अपोजिशन लीडर। एक बार फिर अगर आर्मी चीफ को ही ये बेड़ा उठाना पड़े कि मामलात को सीधा करना है, मुल्क क्राइसिस में है, तो सिविल हुकूमत की ये नाकाम खारजा पॉलिसी का इतराफ या इजहार ना कहा जाए? माने ना माने पर दिखता तो फिर यही है। देखिए, वो सिविल गवर्नमेंट हो या फौजी हमारे लीडरान हो या कोई और पाकिस्तानी किसी सूरत में जाए, भीख मांगता तो भीख मांगता ही रहता है। और आज आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी जो कि MBS के साथ हमारे आर्मी चीफ की हैं। बड़ी अच्छी बात है, उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन जिस तरह से और जिस जगह पे मुलाकात हुई और जिस यूनिफॉर्म में वो बैठे हुए और कहाँ बैठे हुए हैं, मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा। आम तौर पे जो लोग मांगने आते हैं, कहना मैं लफ्ज मांगता इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बदकिस्मती से जो हुक्मरान और बड़े लोग हैं उनको ट्रीट ऐसे ही किया करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके सवाल में सवाल मांग रहा है कि सेलिब्रेट करो इस चीज को कि पाकिस्तान का जो बरादर मुल्क सऊदी अरब है वो पाकिस्तान को और इमदाद देने जा रहा है, शायद दे दे। ये आपके सवाल का सेलिब्रेशन, एक इसके अंदर आप चाह रही हैं कि सेलिब्रेट किया जाए। मुझे बताइए, भीख मांगना सेलिब्रेशन मांगता है? तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को आज बहुत, मुझे तो कम से कम एक शर्मिंदगी के, कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में क्या किसी भी जगह पे डूब मरने का मकाम है। हैविंग सेड दैट, सऊदी अरब ने कुछ अर्सा पहले आपने 3 अरब का जिक्र किया, फिर 1.2 बिलियन ऑयल फैसिलिटी का जिक्र किया डॉलर्स का, जो कि गुजर चुका। अब हम ये कह रहे हैं कि 1.2 को 2.4 भी कर दो, 3 बिलियन को फौरन ये मत बोलो कि मैं कल बोलूं तो मुझे वापस कर दो। और वो जो 12 अरब का तुमने ये रिफाइनरी लगाने का वादा किया था UAE के साथ मिलकर, खुदारा वो तो लगाओ किसी तरीके से। वो यही कुछ कर सकता है। एक और जो चीज हमें ख्याल रखनी है कि अब UAE हो, कतर हो या सऊदी अरब हो, वो यहां पर एसेट्स खरीद रहे हैं, मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो पावर प्लांट्स हैं ये मेरे हवाले करो, 3 अरब के एवज मैं तुम्हें दे दूंगा, 3 अरब तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये पावर प्लांट मेरे हो जाएंगे। कतर ये कह रहा है, UAE कह रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ और 3-4 एयरपोर्ट्स दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें इतने $1 बिलियन दे दूंगा। सऊदी अरब कह रहा है कि IMF से बात कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा, लेकिन उनके साथ भी बात करो ताकि यहाँ पे कोई तुम्हारी मदद कर दी जाए, जो पाकिस्तान चाह रहा है। एक और चीज याद है कि फाइनली ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट है, वो कहता है जो मर्जी कर ले, IMF के साथ भी मुआहदा कर ले पाकिस्तान, सिर्फ जून तक तैर रहा है। अब से लेके जून तक तो हम जिंदा रह लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा? मेरे मुल्क के लीडर जिस किस्म के कपड़े पहन के आज वहां पे जेनेवा में बैठे हैं, जिस किस्म के जूते पहन के बैठे हैं और पैसे मांग रहे हैं, तो वो कौन उनको उस लिहाज से उस शक्ल में पैसे देगा? वो इतने सियाने नहीं है कि वो उनको दे देंगे, वो इतने पागल नहीं है कि दे देंगे। बहुत सियाने लोग हैं, उनको पता है कि जो ये कपड़े पहन के आता है, जो इस तरह के हजारों डॉलर के जूते पहन के आता है, वो असल में किधर लेके जाएगा इस पैसे को सारे को। ये बदकिस्मती पाकिस्तान की है। तो मांगते तो जाते हैं, मांगने तो जाते हैं, लेकिन अपने जो दिल के अंदर जो शैतान है ना, वो कंकरियां मारते हैं सारे। अभी तो आप उम्रा करके आई हैं माशाल्लाह, आपने तो नहीं मारी होंगी, हज पे कंकरियां मारते हैं ना, पहले अपने अंदर का शैतान मारना पड़ता है। बाहर के कंकर, शैतान को तो कंकर मार ही लेता है बंदा। तो शैतान अपने अंदर का खत्म करेंगे तो फिर शायद पाकिस्तान की सिमत इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। हो सकता है अंदर का शैतान मारना पड़ेगा। बहुत सर, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उठा दिया है कि लीडरशिप का तरीका कार क्या है। अभी जिनीवा कॉन्फ्रेंस की भी जिक्र कर दिया, ये जारी है। पहले सेशन में $8.5 अरब, $8.5 अरब से ज्यादा यहाँ पे प्लेज किया गया है, जिसका अनाउंस कर दिया गया है। मगर क्या इतना पैसा इकट्ठा करके डॉलर लेकर वो दुरुस्त जगह जाते हैं? बड़े वैलिड सवाल जो शहजाद साहब यहाँ उठा रहे हैं। जो लेने जाते हैं वो किस हुलिये में पहुंचते हैं? इज़हार राना साहब, एक मामला ये भी है कि जब अभी हसन साहब ने भी बात कर दी, नो फ्री लंच की हम बात करते हैं बार बार। अब पहले हम कुछ सालों में, फिर सालाना, अब अगर 6-6, 8-8 महीनों बाद मांगेंगे, कितना कोई किसी को दे रहा होगा। फिर उस मुल्क की भी अपनी डिमांड्स होंगी कि आप हमारे साथ ही खड़े होंगे, किसी हाल में हमारे मुखालिफ सिमत ना जाएं। हमने हालिया माजी में भी देखा, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उससे पहले भी जब यमन क्राइसिस रहा, कि आप ब्लॉकिंग शुरू हो गई मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी कि आपको कहाँ खड़े होना है, कहाँ नहीं। पाकिस्तान बहुत कीमत बतौर कंट्री अदा कर चुका है, बहुत से अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी, ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज के लिए भी। हमारे पास कितना कुछ और देने को है, हम अपना ही घर क्यों नहीं सीधा कर लेते कि हमें प्याला ना उठाना पड़े? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने जब ये कहा था ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र, तो हमने बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगही का इससे ज़्यादा बड़ा जुमला नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि आज जिस डोनर्स कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रही हैं आयशा,
यकीन करें मैं अभी टीवी पे बैठा वो देख रहा था, तो एक तकलीफ़ का ना, एक शदीद कर्ब का लम्हा था जिससे मैं गुजर रहा था कि हमारी औकात क्या है। हम पूरी दुनिया के सामने एक महफिल जमाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे हमें कुछ दे दो। खुदा की कसम, इस मुल्क में ईंट पुट्टो ना तो आपको बिल गेट्स और एलन मस्क छोटे छोटे मिल जाएंगे। किसने कितने पैसे दिए उन लोगों के लिए? चंद घरों में छापे पड़ते हैं माजरत के साथ, तो वहां से इतना पैसा मिलता है कि मशीनें ले जाके वो पैसा चंद घरों पे अगर छापा पड़ता है तो फिर अंदाजा करें कि हम हसन भाई ने और जो बात की ना, मैं वो पता नहीं वो मैं उस लफ्ज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा कि इतने बेशर्म कौम है हम कि हम अपनी आंखों के सामने लोगों को मरता देखते हैं और इंतजार ये कर रहे होते हैं कि बाहर से हमें इस्लामी बैंक इतने पैसे दे दे, IMF इतने दे दे, सऊदी अरब इतने दे दे, जाके या शेख पैसे फेंक। और वो कहे, अगर कभी उसने खुद कह दिया कि या शेख जरा अपने वल भी ते वेख, तुम खुद अरबों खरबों पति हो, पैसे आप ले जाके बाहर इन्वेस्ट कर देते हो, आप दुनिया से कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर, जब खुद आप अपने पैसे ले जाके बैरून मुल्क इन्वेस्ट कर देते हो? तो आप किसी को क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? और दूसरी चीज ये है, आयशा मुझे ये बताएं कि ये जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, क्या आईने पाकिस्तान के वसाइल में रह के इनके तहफ़्फ़ुज़ की कोई जमानत नहीं देता? हम ये भीख का जो कशकोल उठा के और दुनिया के सामने हम अपने आप दुनिया को ये बताते हैं कि हमसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है, कि हम अपने पल्ले से 1 रुपया अपने हमसाये के ऊपर नहीं खर्चते और हम उम्मीद ये रखते हैं कि हमें बाहर से आके कोई हमारी मदद कर जाए। और जो अभी आपने कहा देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच, यही वजह है कि आज हमारी औकात ये कि ना हम अपनी माशी पॉलिसी खुद बना सकते हैं, ना हम अपने मुल्क के अंदर कोई भी ये जितने ज़खायर वसाइल हैं क्या हम अपनी मर्जी से इन्हें निकाल सकते हैं? रेकोडेक्स से लेकर और समुद्र के अंदर वो जो तेल का खजाना मिला था और जिसके बाद पूरी पाकिस्तान में खामोशी हो गई जब इमरान खान ने कहा था कि मैं 24 घंटे में ऐलान करने वाला हूं। कहां गया वो ऐलान? क्यों नहीं हुआ वो ऐलान? इतने बेबस लोग हैं तो वो देयर इज नो फ्री लंच, द बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बात फिर खत्म हो गई है। वही कह रहा हूं ना कि जो जब आपको कोई आपके दो टुकड़े 2 पैसे ऐसे करके आपके ऊपर फेंकता है तो फिर वो आपसे डिमांड करता है कि ये जो इकबाल की खुदी है ना, ये किताबों में और शेरों में अच्छी लगती है, खुदी वाली कौमें कभी इस तरह जाके भीख नहीं मांगती जैसे हम मांग रहे हैं। खुदी का अभी मेरा ख्याल है सबक दोबारा से पढ़ने की शायद जरूरत हो। वजाहत साहब, जो ये सब गुफ्तगू हुई है, जो शहजाद साहब ये बात कर रहे थे कि जब आप इतना लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके एसेट्स भी आपके नहीं रहेंगे, जो कुछ आपके पास बच गया नहीं आपके पास होगा। यहाँ मांगने की तैयारी है हर आने वाला, अब चाहे ए की हुकूमत हो, बी की हो, सी की हो, डी की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, काबीना बना लेंगे 50 से 80 रुकनी काबीना हो, 70 रुकनी। आते ही लैंड क्रूजर्स भी चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी नीचे हो, मुलाजमों की भी रेल पेल हो, बिजली पानी गैस सब फ्री मिले। सर, अवाम की कॉस्ट पर कितना नोचेंगे और कितना खाएगी ये अशराफिया कि हम तो भिखारी मशहूर हो जाएंगे दुनिया भर में? मशहूर क्या हो जाएंगे, सारी दुनिया जानती है, हो चुके हैं। ये जो सऊदी अरब है, जरा जैसे हम मार्जिन दे दें सर, अवाम के दिल में तकलीफ होती है जब हम मांगते नहीं है, पर तकलीफ हमें होती है। ये सऊदी अरब जिसके बारे में हम ऐसे एहतराम और ताज़ीम के साथ बात कर रहे हैं, बतौर एक कौम के ये 1932 में मौजूदा सियासी बंदोबस्त में आया था। 1952 में वहाँ पे तेल निकलना शुरू हुआ। 1972 में जो है वो हमारे भुट्टो साहब ने वो जो पासपोर्ट खोला और हमारे बच्चे जो है वो वहाँ धूप में जो है वो गुलामों की तरह नौकरियाँ और करने के लिए गए। ये सऊदी अरब जो है ये हमेशा से ऐसा नहीं था। और हमारे मुल्क में भी हमारे जो दानिश्वर हैं उन्हें चंद लोगों के, चंद अफराद, वो भी चुनिंदा और वो भी लम्हाए मौजूद में। आज का मातूब और है, 15-20 बरस पहले का मातूब और था, 50 बरस पहले का मातूब और था। हमने इस मुल्क का आगाज़ ही भीख मांगने से किया था। हमने गवर्नर जनरल हाउस के लिए सीलिंग फ़ैन तक लिए थे अमरीकियों से। हमारा कोई मुल्क दुनिया का, वो सऊदी अरब हो या UAE हो या अमेरिका हो, हमारी मदद नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मदद सिर्फ पाकिस्तान की रियासत कर सकती है, बशर्ते कि वो अपने फंडामेंटल्स नॉर्मल कर ले। हमने ये जो सिर्फ एसेट ख़रीदने की बात नहीं है, हमने अपनी खारजा पॉलिसी बेची है, हमने अपने मुल्क की मुआशी तरजीहात बेची हैं, हमने अब इस मुल्क के लोगों का मियारे ज़िंदगी बेचा है।
उसके बाद हम इस हालत को पहुंचे हैं। और इसमें ये सिर्फ ये जो हम दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि ओपन मार्केट इकोनॉमी हो और हम जो है वो इस बात पे जो है वो आंख रखे कि फलां की जेब में कितने अरब और कितने खरब है, अगर वो जायज़ हैं तो वो फिर उसके हैं। और उसके बगैर भी मैं आपसे ये अर्ज़ किए दूँ कि ये इस मुल्क में कोई एक ख़ास जहन पाया जाता है कि जिसकी जेब में पैसे अगर वो छीन ले तो शायद ये मुल्क चल जाएगा। वो छीनने से मुल्क चलता है तो भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन कामयाब हो जाती। सरकार हमें इस मुल्क को ओपन मार्केट इकोनॉमी के असूलों के मुताबिक चलाना है और हमें अपनी इकोनॉमिक जो तरजीहात हैं उन्हें रैशनलाइज करना है। सब इख्तिलाफ यही हो गया ना, उसूलों पर चलाना है तो उसूल तो है नहीं यहाँ कोई ना, तो बात आगे बढ़ाते हैं। हम उसूल कौन सा उसूल सर, किसका उसूल? किसी तो फिर माफ कीजिएगा, जिन्होंने उसूल तोड़े हैं उन्हें कटहरे में खड़ा होना तो जिनके पास इख्तियार है, फिर जहाँ पार्लियामान है फिर उनको खड़ा करना चाहिए। मगर एक बात और भी, आपने कहा इतना कुछ बेचा है तो मेरे जहन में ख्याल आ रहा था आवाम को इतने नजरियात भी बहुत बेचे गए हैं। वजाहत ने तो पाकिस्तान के जो अरबोपति है ना उनको भी सर्टिफाइड कर दिया कि उन्होंने बिल्कुल लेने का कोई फायदा नहीं, जो ले गए हैं वो बड़ी नेक नियति और ईमानदारी से कमाया है। राना मैंने सिर्फ ये कहा है कि सिर्फ चुनिंदा अरबपति नहीं है पर सारे अरबपतियों की बात करें। चलें जी, उसूल की बात की जा रही है, देखना यह है कि इस उसूल का होता है कि हमारे मुल्क के लिए पैसे मांगने आर्मी चीफ क्यों गया है? यहाँ पे एक दस्तूरी हुकूमत जो मौजूद है। आपके सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या है औकात उनकी, क्या हैसियत है उनकी? हम आगे बढ़ते हैं अगले मौजूद की तरफ। वो ये है कि वो वहाँ जाकर मुलाजमत करें फिलहाल के लिए। क्रेडिबिलिटी बहैसियत मुआशरा ही मुतासिर हो चुकी है। राहील वहाँ बैठा हुआ है, वो मुलाजमत की क्या क्रेडिबिलिटी बहैसियत मुआशरा ही मुतासिर हो रही है। माशरे से निकले हुए लोग हैं, माशरे के अंदर इज्तिमाई तौर पर। हसन साहब भी बहुत बार कहते हैं कि आप एक रेडी वाले से भी बात करके देखें या उससे चीज की खरीदारी करें, उसको कौन कहता है बेईमानी करें? तो ईमानदारी तो है, वैसे ही सवालिया निशान है। एक और बड़ा अहम मामला है अशराफिया तो जो अवाम जैसे मुतासिर हो रही है। महंगाई का जो इस वक्त एक तूफान है, कोई मामला ऐसा नहीं जो अवाम के काबू में रह गया हो। आटा नापैद है, फैक्ट्रियां कारोबार बंद, नौकरियां खत्म, मगर हुकूमती शाह खर्चियां जारी हैं। मुल्क में आटे का बहरान शदीद हो गया है, रोटी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। गैस का ना होना, महंगा आटा और रोटी के लिए रोज बढ़ती कीमतों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। हुकूमती सस्ता आटा पॉइंट्स पर अवाम दिन भर लाइनों में खड़े रहने के बावजूद आटा ना मिलने की शिकायत करते हैं और जहां मिलता है वहां आटा नाकाबिले इस्तेमाल होने की शिकायत सुनने में आ रही हैं। मीरपुर खास में एक अफसोसनाक वाकया हुआ जहां ऐसे ही सस्ते आटे के हसूल के लिए लगी लाइन में 6 बेटियों का मजदूर बाप इंतकाल कर गया। ऐसे कई और माँ बाप हमें रोजाना सस्ते आटे के हसूल के लिए लाइनों में खड़े हुए नजर आते हैं, बुजुर्ग नजर आते हैं, खवातीन ख्वार हो रही हैं आटे के हसूल के लिए। इस बदतर होती सूरत हाल को अवाम जो बर्दाश्त कर रही है उसकी बर्दाश्त से इस वक्त बाहर हो रहा है। अवाम सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। आटे का बहरान बिलखुसूस सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में देखने में आ रहा है। पंजाब में आज से मिलों को 26,000 टन सस्ती गंदुम रिलीज करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इतवार के बाद से पंजाब में आटे का बहरान कम हो सकता है। ताहम मुल्क के दीगर सूबों में आटे का बहरान मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार करता नजर आ रहा है। KPK से तो ये खबर भी है कि बॉर्डर पार भी स्मगलिंग वाला मामला मौजूद है। इसी सूरत हाल पर सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, मुल्क में आटे का बहरान, अवाम सड़कों पर, शदीद एहतजाज, हुकूमती बेहिसी। क्या आटे का बहरान हुकूमत को ले डूबेगा? आपको लगता है कि हालात बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं? सिर्फ एक आटा नहीं है, बिजली अगर आप अफोर्डेबिलिटी नहीं है या बिजली नहीं है, गैस अफोर्डेबिलिटी नहीं है या वो मौजूद नहीं है, इसी तरह खाने पीने की अशिया। हसन साहब, ये जो मजमूई तौर पर एक महंगाई का जिन कहें, आटा चीनी मतलब किसी भी चीज का नाम लूं, अवाम बहुत सख्त परेशान है। हुकूमतों को कोई असर होगा? नहीं होगा? परेशानी बनेगा इनके लिए? नहीं। देखें जी, मैं उम्र में तो शायद शहजाद भाई भी मुझसे छोटे हैं, वजाहत भी एज में मुझसे कम ही होंगे। मैंने तो जब से होश संभाला है इनको रोते पीटते ही देख रहा हूँ। पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, वो हबीब जालिब गाता फिरता था इस मुल्क में 20 रुपये मन आटा। उस वक्त 20 रुपये नहीं थे लोगों के पास। रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, ऐसे तो घटिया से मुहावरे हैं आपके। तो आपने कहा कि ये आटे का बहरान हुकूमत को ले डूबेगा, तो आयशा आप यकीन रखो, ले भी इनको डूबा तो ये ढीठ फिर से तैरने लगेंगे, क्योंकि ये वो सांप हैं जिन्हें 2 टुकड़ों में काट दो तो ये 2 सांपों में तब्दील हो जाते हैं। याद नहीं, ये पहले भी कई बार डूब चुके हैं, लेकिन इधर डूबे उधर निकले।
तो फिक्र ना करें, उनको भी पता है, ये टाइयां छाइयां लगा के फिर पहुंच जाएंगे। हसन साहब ये ना डूबे तो आवाम डूबेगी फिर इस तरह, तो जो आप कह रहे हैं कि ये तो तैर ही जाएंगे, तो डूब तो आवाम नहीं। आवाम भी बहुत हीट है। ह्यूमन हिस्ट्री एक बात बताती है कि फिरौन भले खत्म हो जाएं, जार्स खत्म हो जाएं, सफवीज खत्म हो जाएं, ऑटोमन्स के खत्म हो जाएं, अवाम नहीं मरते। तारीख में एक दिन मुझे बताओ बड़े से बड़ा खानदान खत्म हुआ, अवाम नहीं। ये ढीठ हैं, ये लगे लुगे रहेंगे। 24 करोड़ हैं, घट के 10 रह जाएंगे, 15 रह जाएंगे, फिर भी करोड़ों में होंगे। यही जब तक नहीं उठते, इनसे हमदर्दी बहुत कर ली। 32 साल उंगलियां घिस गई लिख लिख के, किताबों का ढेर लगा पड़ा है, कॉलमों के मजमूए का। अब आई हैव नो सिंपैथी फॉर देम एट ऑल। इनके साथ जितना हो वो कम है। तिल तिल मरने की बजाय एक बार मर के देखो, जरा मजा आ जाएगा। हसन साहब बहुत ही जालिमाना जुमले बोल रहे हैं, मेरा ख्याल से कुछ अवाम का भी ख्याल कर लें। मैं भाई ख्याल करते करते तो बूढ़े हो गए, 2, 3, 4, 8 हो जाएंगे। और मैं उनकी तरफ तो इशारा कर रहा हूं कि करो इनके इतने टुकड़े कि ये दोबारा सांपों में तब्दील ना हो। आपने कहा है ये डूब जाएंगे, ओ भाई नहीं, ये ढीठ फिर तैरने लगेंगे। ये तमाशा हमने कई बार नहीं देखा, कभी जद्दा तैर रहे हैं, कभी एवनफील्ड तैर रहे हैं, हद हो गई। ये नहीं डूबते ढीठ। और कमाल ये है अवाम भी नहीं डूबेंगे जी। लिख के रख लो। आजकल हम बड़े नौहे पढ़ रहे हैं ना, 2-3 साल बाद देखूंगा फिर यही आबादी पता लगेगा 30 करोड़ हो गई है। कुछ नहीं होता इनको। जी, पिछले दिनों वैसे एक रिपोर्ट भी आई थी एक फैसलाबाद से, एक और शहर से, जहां 50 लाख एक हफ्ते में, 50,000 एक हफ्ते में, माजरत 50,000 एक हफ्ते में पॉपुलेशन का इजाफा हुआ है। माशाल्लाह किसी शहर में तो प्रोडक्शन है, कोई इंडस्ट्री तो चल रही है ना आपकी। अल्लाह का शुक्र अदा करें। टेक्सटाइल बंद हो गई, आपका फार्मास्यूटिकल बंद हो गया, आपका पोल्ट्री बंद हो गया, आपकी बच्चा प्रोडक्शन जारी है। चले एक ब्रेक की तरफ जाते हैं शहजाद साहब। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आने पाएंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वो सवाल जिस पर हमारी गुफ्तगू जारी थी, हसन साहब की राय आपने जानी। मुल्क में आटे का बहरान, अवाम सड़कों पर, शदीद एहतजाज, हुकूमती बेहिसी कि आटे का बहरान हुकूमत को ले डूबेगा। जाहिर बात है इंतखाबात में हमारे इलेक्टेबल्स को जाना तो अवाम के पास पड़ता है, वोट लेने के लिए तो सियासतदान वहीं जाता है। और इस वक्त सभी हुकूमतें सवालिया निशान हैं और अवाम के सामने जवाबदेह हैं कि फैसिलिटेट नहीं कर पा रही। शहजाद साहब यो से आयशा, तारीख में अयूब खान के जमाने में चीनी मेरा ख्याल है रुपए से ₹1.25 हुई सेर या ₹1.5 हुई सेर, यानी सिर्फ 4 आने उसकी कीमत बढ़ी एक सेर के अंदर, और वो ले डूबी अयूब खान को। अब सवाल ये पैदा होता है, वो बड़ा सवाल जो कि हसन निसार साहब ने उठाया कि क्या हो गया है हमारे अवाम को, क्या वजह बन गई है कि अवाम मार खाए जा रहे हैं, खाना मिल नहीं रहा आटे के लिए। जिस किस्म की तस्वीर आपने देखी अखबारों में और टीवी के ऊपर, उसके बावजूद हमारी खवातीन को, औरत मर्द को नहीं पहचान रही, मर्द औरत को नहीं पहचान रहा। ये तो कयामत का समा होता है। इसके बावजूद हमारे अवाम और हमारी हुकूमतें और हमारे सूबे और हमारी तरमीमें और हमारे आइन अभी तक कायम है। क्या वजह क्या है? जिसमें तो आइन उठ जाया करते हैं, इसमें तो तख्त उलट जाया करते हैं, तो क्या वजह है, क्यों नहीं उलट रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद इसार राना और वजाहत मसूद साहब को देना पड़ेगा या सोचना चाहिए। हमारे वो सोच वाले दानिश्वर किस्म के लोग हैं, इनको बताना चाहिए कि अवाम क्यों उठ नहीं पा रहे, क्या वजह हो गई। 40-50 साल हो गए इस चीज को, उसके बावजूद। दूसरी बात मुझे बताइए, गंदम आपको पता है कि 5-6 माह के अंदर कम से कम आधे अरब डॉलर की गंदम हमने इंपोर्ट की है। एक ऐसा मुल्क जो जरिए मुल्क है, 26 से 28 मिलियन टन गंदम पैदा करता है, लेकिन क्या करे, 24 करोड़ की आबादी अपनी है और 3.5 से 4 करोड़ अफगान बैठे हैं जिनको फीड करना। ना कंट्रोल है, ना कोई कोऑर्डिनेशन है। सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं होती? क्या वजह है कि सूबे इन्वॉल्व नहीं होते प्राइम मिनिस्टर के साथ और ये पैसा नहीं कर पाते कि पैस्को के पास जो जो रिकॉर्ड्स हैं, जो जो उसके पास स्टोरेज है, वो कहाँ सब किस तरीके से उसको शेयर किया जा सकता है? क्या वजह है कि किसी के पास गंदम का जखीरा ज्यादा है, वो दूसरे सूबे को देने को तैयार नहीं है? क्योंकि हमारा आपका निज़ाम पूरा मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल है। ना कोई वज़ीर आज़म को मानता है,
ना कोई हुकूमत को मानता है, ना कोई सूबे की अथॉरिटी को मानता है, ना सूबाई हुकूमत को कोई मानता है, और इस वजह से कोई मिलके बैठने को भी तैयार नहीं है। जहां पर इस किस्म के मयार होंगे, इस किस्म के मसाइल होंगे, वहां पर लोगों को खाने को क्या, आटा क्या मिलेगा, उनका वही हाल होगा जो हो रहा है। दूसरी बात, आपकी सब्ज जमीन, ग्रीन लैंड, ब्राउन लैंड बनती जा रही है, उसको रोकने का बंदोबस्त क्यों नहीं है? सबको पता है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, गुन्नी और कारीगर बैठे हुए हैं। वो क्या वजह है कि ये चीजें नहीं कर पाते? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहां गई है? प्लानिंग अथॉरिटी किधर गई है? क्यों नहीं कर पा रही? ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है जो कि पाकिस्तान के इस वक्त जिससे सफर कर रहा है। और यकीन मानिए, बाकी तो सब चल जाता है, शायद चीनी के बगैर चाय पी ली जाती है, लेकिन आटे के बगैर रोटी मुमकिन नहीं है, और रोटी के बगैर इंसान का जीना मुश्किल है। ये याद रखें मेरे ख्याल में कि तारीख से सबक सीखते हुए कि ये वक्त आने वाला है कि श्रीलंका से पहले एक और आटे की वजह से एक हमारे का ऑप्शन ले रहे हैं शहजाद साहब। जी बिल्कुल, कि आटे का बहरान ले डूबेगा। इसार राना साहब, अवाम वाकई क्या आज सन्नाटा है? अभी हबीब जालिब का भी हवाला दिया कि जब तब आटा महंगा हुआ तो उनका सन्नाटा है, बट आज तो अवाम रो रहे हैं, मर रहे हैं सड़कों पर आटे के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीरपुर खास के उस मजदूर की 6 बच्चियों से ऑन स्क्रीन जो है ऑन बिहाफ ऑफ 22 करोड़ लोग माफ़ी मांगता हूँ कि हम आपके बाप की सिर्फ एक आटे की वजह से ज़िंदगी ले बैठे। न जाने कितने और मज़दूर, कितने और भूखे अपनी ज़िंदगियों को हथेलियों पे लेके एक आटे की 2 रोटी के हसूल के लिए जलील हो रहे हैं। जो वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं, आपने भी देखी होंगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कौम में से खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है। इस कौम के अंदर हम अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की एक भी नहीं मानते। वो जो हम एक दूसरे को हदीस गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ भेजते हैं ना कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, ये सिर्फ फैशन के तौर पे कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे हलक से निवाला कैसे। आज वडेरों के गोदामों में गंदुम भरी पड़ी है, सरकारी गोदामों में गंदुम भरी पड़ी है, लेकिन ये सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि और कितने लोग मरते हैं, और कितने लोग जलील होते हैं, और कितने लोग जो हैं इस आटे की भूख के अंदर इस बोरियों के नीचे तले दब के मर जाते हैं। सॉरी। देखें आयशा, अब नंगे पैर बच्चों के साथ अगर कोई 2-3 लाख रुपए के जॉगर्स पहन के बैठ के ये कहना कि मेरी सियासत जिंदा है, तो वो मैं क्या कहूँ कि बेहिसी और बेशर्मी अगर इस सतह पे चली जाए। मैं तो एक तस्वीर देख के एक पाकिस्तान के कौमी लीडर की मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने जो जॉगर्स पहने हुए थे वो ही 2.5-3 लाख के थे, और वो जिन बच्चों के साथ था वो सारे नंगे पैर सर्दी के अंदर खड़े हुए थे, और वो ये कह रहा था कि हम इनके वाली वारिस हैं। तो ऐसे में ये आटा, वैसे तो कोई अब की बात नहीं है, मेरी भी जितनी ज़िंदगी है मैंने इसी तरह लोगों को हर 3-4 साल बाद कभी आटे के, आपको पता है मार्केट में से कुकिंग ऑयल गायब हो चुका है। GLCs न खुलने की वजह से आपको पता है कि मार्केट से जब ऑयल खत्म हो गया तो जो गरीब आदमी है उसके लिए तो खाना पकाना बड़ा, गैस नहीं है, गैस आ जाए तो घी नहीं है, घी हो तो आटा नहीं है, आटा नहीं हो तो चीनी नहीं है, और अगर है तो अफोर्डेबल नहीं। और इसके अंदर इस पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो रियासत की पार्लियामेंट है, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो उलमा है, कहाँ है इनका किरदार, कहाँ पे है? कब तक हम इस तरह अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते देखेंगे? और ये मैं आपको बताऊं, कभी एक मामूली सी चिंगारी जो है ना वो बहुत बड़ा तूफान बन जाती है, और वो चिंगारी अल्लाह ना करे कि इस तरह पैदा हो कि इस मुश्किल माहौल में हमें एक ऐसा इनकलाब तसादुम देखना पड़े जो हमारे हाथ में ना रहे। क्योंकि जो भूखे लोग होते हैं ना, वो जो फैज ने कहा था कि जब ये वो आ जाए तो ये हड्डियां तक चबा जाते हैं, उस वक्त से बचे, नहीं तो ये तख्त, ये ताज, ये सब कुछ बेमायनी होकर रह जाएंगे। ठीक है जी, आगे गुफ्तगू बढ़ाने से पहले जब ये बात हो रही है कि कैसे जगाया जाए इन्हें, तो इसे शराफिया को बताने की जरूरत है कि मुल्क ज़रई मुल्क है। इस ज़रई मुल्क के साथ जो खेल खेला जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ आटे की फी किलो कीमत बताना चाहूंगी। लाहौर में आटा 1 किलो 160 रुपए का है, सांगड़ में 180 रुपए का है, पेशावर में 165 रुपए का है, इस्लामाबाद में 15 किलो का थैला 2300 रुपए का है। इसी तरह से पेशावर में फी किलो 165, और कोयटा में जो बोरी है उसके अंदर भी 100 रुपए का आज इजाफा हुआ है। वजाहत साहब बात बहुत करते हैं, हम शराफी की तरफ जाते हैं। शहबाज हुकूमत की तरफ से 165 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है, जो कि बहुत ही जरूरी है इस वक्त। वजाहत साहब फरमाइए, ये जागेंगे सब? नहीं जागेंगे, अवाम कैसे जगाए? इन्फ्लेशन 24.5 पे है,
महंगाई 35.5 पे है और इंटर बैंक जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का वो बेमानी हो चुका है। इतना डिफरेंस है ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का। बैंक्स भी अब उसको ओपन मार्केट के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं। ये जो हम इस मुल्क के लोगों की कुछ बुनियादी हकायक हैं। एक तो इस मुल्क के लोगों ने जंग देखी नहीं है, ये सरहदी झड़पों को जंग समझते हैं। इन्होंने इनकलाब देखा नहीं, इनको पता नहीं है कि इनकलाब बदमाशों को मजीद बदमाश करता है। ये इट्स इज रिप्लेसिंग वन सेट ऑफ रोग्स विद एन अदर। पाकिस्तान जो है वो दस्तूरी तरीके से हासिल किया गया था, इसको दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए। ये जो बार बार बात की जाती है हबीब जालब, क्या हमने नहीं देखा हबीब जालब को, हमने उनको नहीं सुना, तो ठीक है अवामी आदमी थे, अवामी बातें करते थे। वो लोग जो 1958 के बगावत पे नहीं उठे, 1966 में वो इसलिए उठे थे कि उनके पीछे याह्या पीरजादा, अब्दुल हमीद और गुलाम उमर का टोला साजिश कर रहा था अयूब खान के खिलाफ, इसलिए वो 20 रुपए मन आटा जो है वो सड़कों पे आता था। हमने इस मुल्क में ये जो अवामी एहतजाज है ये और बिजली पे, लोड शेडिंग पे, आटे पे, चीनी पे और कैस्ट्रेट होते देखे हुए हैं। हमें पता है कि इस मुल्क के लोगों के साथ क्या खिलवाड़ की जाती है। सिर्फ एक मूवमेंट इस मुल्क में अवाम ने चलाई थी और वो नाकाम हुई, वो MRD की मूवमेंट थी। उसके अलावा इस मुल्क के साथ सियासतदानों ने ये जो मैं अशराफिया को सपोर्ट नहीं करता, मैंने क्या मजाद साहब जिसे सब इंतजामी फेलियर कह रहे हैं, अगर अवाम का स्टीम ऑर्केस्ट्रेट करके सर अगर अवाम का स्टीम ऑर्केस्ट्रेट करके निकाल दिया जाता है तो फिर इसका मतलब है कि अवाम वो दम ही नहीं रख रही ना, अगर वो ऐसे निकाल नहीं रखती ना, इसलिए बुनियादी सियासी पसमानदगी मौजूद है। जिस मुल्क के दानिश्वर जो है वो एक बंदा उठ के कहता है जिसको कोई हक नहीं है कि 6000 बंदों की गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, उसी से शुरू कर दिया जाए ये काम। अगले दिन एक बंदा मुंतखब बंदा पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़ा होकर कहता है कि अगर 5000 बंदा इस मुल्क में मार दिया जाए। इनको पता नहीं है कि 5000 बंदा कैसे मारा जाता है। कहाँ है कानून, कहाँ है दस्तूर, कहाँ है जो है ना रूल ऑफ लॉ, कहाँ है रिट ऑफ द स्टेट। इस मुल्क में दानिश्वर जो है वो सस्ते और मांगे तांगे के नुस्खे बयान करते हैं, उनको नहीं पता कि कहत क्या चीज़ होती है। ये 1962 वाला जो चीन का कहत है ना, उसमें 2 करोड़ लोग मरे थे, 43 करोड़ लोग सिर्फ बंगाल के कहत में मरे थे। कहत जो है वो इंसानों को बदल के रख देता है। हम दोबारा मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ, हमें ये जो हमने अय्याशियाँ पाल रखी हैं, किसने हमें कहा था कि ये 4 करोड़ अफगान जो है ये हमारी जिम्मेदारी है? ये किसने कहा था? ज़ुखौफ बेवकूफ का बच्चा था कि वो मास्को और बर्लिन में जो फासला है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ पछवाड़े में नहीं होती, अपनी जमीन छोड़ के पीछे जाने में नहीं होती। किसने कहा था हमसे कि हम अफगानिस्तान, और ये कौन सी हुकूमतें थी जिन्होंने ये काम किया? इट वाज who was ruling? सर हम तो आगे चले गए ना, 40 साल पुराना मामला क्या आज भी वही खड़ा हुआ है। दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, यही मुझे याद है, मेरी आंखों में भी आंसू आते थे जब वो बूढ़ी और 2007 में भी आटे का यही बहरान था। ठीक है, हमारा आटा और हमारी खाद यहाँ से जो है वो होती है, स्मगल की जाती है, जखीरा अंदोजी की जाती है। और जखीरा अंदोजी करने वाले गैर जमहूरी कुफ्तों के बेहतरीन दोस्त हैं, कहें तो मैं नामों की फहरिस्त गिनवा दूं, और वो अरबपति नहीं खरबपति हैं। बेहतरीन दोस्तों से बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी मामले की तरफ, वो है सूबा पंजाब। वही है जो गुज़िश्ता महीने से चल रहा है और जिसका कोई मंतकी अंजाम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर से नीयतें कुछ और हैं, बाहर से आवाम को दिखाने के लिए कुछ और किया जा रहा है। 12 करोड़ आबादी का सूबा है पंजाब, मार्च 2021 से लेकर अब तक मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का इंतजाम 22 से लेकर मुल्क के सबसे बड़े सूबे का इंतजामी निजाम बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आला का इंतखाब कभी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर होता है, कभी अदालतें अपने फैसलों में ये बताती हैं कि पंजाब का वजीर आला कौन होगा। ऐसे में सूबे की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस भी मुस्तैदी से अपना काम करने की बजाय ये इंतजार कर रही है कि पंजाब में उनको किस जमात के वजीर आला के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देना है। सियासी जमातों की रस्साकशी से पंजाब के अवाम मुतासिर हो रहे हैं, मगर पंजाब के सियासी खिलाड़ी अवाम के मसाइल से लाताल्लुक नजर आते हुए एक दावा करने में मसरूफ है कि पंजाब असेंबली में नंबर गेम उनके साथ है। परवेज इलाही एक तरफ ये कह रहे हैं कि ख्वाबों में गुम ऑपोजिशन के पास नंबर्स ही पूरे नहीं, तो दूसरी तरफ राना मशहूद परवेज इलाही को अदालती वजीर आला करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पंजाब का सूबा जो सियासी बहरान के बायस मसाइलिस्तान बन चुका है, इसे कैसे सियासी बहरान से निजात मिलेगी?
आप लोगों से पूछेंगे कि इस सियासी बहरान का पंजाब में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। हमारे सामने सियासी जमातें मौजूद हैं। मुस्लिम लीग काफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है। ये सब इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अगर आप इसके अलावा भी किसी को समझते हैं कि वो इस सियासी बहरान का जिम्मेदार है तो उसका नाम भी ले सकते हैं। हसन साहब, देखिए जी, आपने कहा बहरान का जिम्मेदार। इस कश्ती को मल्लाहों और सवारियों ने मिल के डुबोया है और मुसलसल डुबोते चले जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क का कोई तबका, कोई महकमा, कोई इदारा बरीउज़ ज़िम्मा है। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। अच्छा, एक बात मैं आयशा अर्ज कर दूं, आपने अभी ज़री मुल्क का जिक्र किया। ज़रात का लफ्ज़ मर चुका है, अब इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एग्री बिजनेस या एग्री इंडस्ट्री। आपकी ज़रात मर चुकी है, चूंकि ज़रात का लफ्ज़ मर चुका है। ये अभी वजाहत बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, तो टेक्नोलॉजी के बाद स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कोई औकात नहीं है। दुनिया के एक एंड से दूसरे एंड तक कोई डेप्थ नहीं है अब विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो हमारे यहां अच्छा, शहजाद भाई ने बात की कि इंतजामी फेलियर, आपने भी बात की इंतजामी फेलियर। ये इंतजामी फेलियर नहीं है, ये इंतजामी सक्सेस है। वो हम जैसे मासूमों को समझ नहीं आ रही। ये अगर चपड़कन आती है हर बंदा जानता है, ये नहीं जानते। आपके पूरे पॉलिटिशियंस में एक बंदा नहीं है जो सिविल सर्विस का इम्तिहान देके कामयाब हो सके। याद रखना, आपकी पूरी ये सियासी जो बटालियन है, ये ब्रिगेड है, एक बंदा नहीं है जो एसएसबी का इम्तिहान दे सके। सब जानते हैं, ये तो कामयाबी है। आप उनको एग्जोनरेट कर रहे हो एक बहुत भयानक इल्जाम से कि ये इंतजामी फेलियर नहीं है, ये इंतजामी कामयाबी है। खुदा का खौफ करें। अभी तो आपने कहा, खुशखबरी आपने मुझे सुनाई है कि पता नहीं कितनी जो हैं हाई प्रोफाइल एचयूवीज और ये वो गाड़ियां ये खरीद रहे हैं अरबों की। ये फेलियर है, तरजीह अंधे हैं, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आप बड़े मातम कर रहे हैं सारे। मेरे बरादर अजीज इसार राना की भी आंखें भीगी हुई हैं। वो आ गया, मर गया, 6 बच्चियों का बाप, और रोज का तमाशा। चांद से भूल गए आप? उस जमाने में तो कैद नहीं था अट्टे का। नवाज शरीफ के घर उसने खुदकुशी की थी। शेर आटा खा गया कि सुर्खियां लगी थी, नवाज शरीफ वजीर आजम था। वो ये इंतजामी फेलियर नहीं है, ये अवाम के शऊर का फेलियर है। दुरुस्त, कतन नहीं। अवाम बरीउज़ ज़िम्मा नहीं। देखे, बात सुने, ये कोई लैटिन बोल रहा है, पेट आपको बता रहा है आपके हालात क्या हैं। तो एक गरीब आदमी को अगर कोई ढंग की बात समझ नहीं आती, उसके पास शऊर नहीं है, अक्ल नहीं है, तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, अंडरस्टैंडेबल। वो ये तो सादा बात आ गई। तेरे पास अपने बच्चों की रोटी का निवाला नहीं, खत्म। फिर भी अगर वो रिएक्ट नहीं करता, वो देखें मुनीर नियाजी का शेर सुन लें, आखिर पे सुकून आएगा। इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। ये सिंबॉलिक बात है, लेकिन बात सही है। सो इंतजामी फेलियर के कंफ्यूजन में प्लीज मार ना खाएं। शहजाद साहब, इंतजामी सक्सेस तो उनकी हो रही है, फिर जिम्मेदार क्या आवाम को ठहरा दें कि वही शऊर नहीं रखते? नहीं, देखें ना, आज की जरा ये थोड़े से 2-4 स्टेटमेंट सुन लेना कि आज पंजाब असेंबली का इजलास हुआ। वहां पर हमारी जो PMLN ऑपोजिशन की पार्टी थी वहां पे पंजाब में, उसने क्या बोला? आज असेंबली में PMLN और इत्तेहादी अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। चौधरी सरवर पिछले 3-4 दिन से आप टीवी के चैनल्स के ऊपर क्या खबरें लेकर चल रहे हैं कि एक साउथ का इत्तेहाद बन रहा है जो कि मिलके किसी और पार्टी के साथ एक ऐसा ताकतवर महाज बनेगा और उठेगा जो कि हुकूमत अगले इलेक्शन में उसको उनको बना के देगा। पंजाब जो है, पंजाब का नक्शा बदलने जा रहा है। आपके अंदर आटे की आवाज आई, आटे की बू आई, कहीं ना कहीं पे कोई घी या तेल की कमी का ख्याल आया। मेरा तो ख्याल, मैंने तो कहीं नहीं सुना कहीं पे।
और क्या हो रहा है पीटीआई की पार्टी के अंदर? हमें असेंबली को बर्खास्त करना है। अरे भाई, आपके यहाँ कुछ इंतजामी हो या कोई भी हो, या शऊरी हो या गैर शऊरी हो, फेलियर ही फेलियर है। तो जो एक आध सिंबल रह गया है उसको भी डिजाइल करना चाहते हो, उसको भी तलील करना चाहते हो, वो कम से कम उसको तो रहने दो। कोई एक ऊपर से शायबा रह जाएगा, कोई फैसले करने वाली चीज रह गई है यहाँ पे, अगर कोई फैसला हो रहा है उसको भी तलील करना चाहते हैं। तो खुदारा, तो जिन लोगों ने, जिनके हाथ में हम बजाज मसूद साहब बढ़ के उनके हाथ में चूमना चाहते हैं उनको, और गैर मरई और गैर इखलाकी कुव्वतों को जो है उसको बार बार गिनते हैं, जरा उनके हाथ चूमिए जाके बजाज मसूद साहब। ये आपके लोगों को आटे के लिए और घी के लिए और तेल के लिए और पता नहीं किस किस चीज की, बिजली और गैस के लिए, सब कुछ करने के लिए अपनी मेहनत अपने लेके बैठे हुए हैं। बदकिस्मती है हमारी कि हम दानिश्वर होके भी बदकिस्मती से उसको उस जगह पे नहीं कह पाते जहां पर उनको देखना चाहिए। और बाकी तो सारे सामने कटहरे में आ गए ना, उनको तो जलील कर दिया। और जिनको करना है आप उनको करो, ताकि जिनको कुछ मिलना चाहिए गरीबों को, उनका भी कुछ बन पाए। वहां तक ठीक है। वजीर वजाहत साहब, आपको बार बार मुखातिब भी कर, शहजाद साहब आप इसी सवाल का जवाब भी दीजिएगा। सबसे बड़ा कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है जिसने परवेज इलाही को फोन करके बनी गाला भेजा था जब वो तस्लीम कर चुके थे कि वो पीडीएम के साथ जाएंगे। वो जिम्मेदार है। एक जुमले में ये बात होगी। दूसरी बात, मैं वाकतन अग्री कर रहा हूँ शहजाद साहब के साथ कि इट इज़ a DTOP, very comprehensive, exhaustive failure, collective failure इस मुल्क में, कि हम प्रोसीजरल बातों में उलझे हुए हैं। ये सियासी जमातें प्रोसीजरल लड़ाई लड़ रही हैं। ये जो सियासी जमात बनने जा रही थी, मैं वो नाम पढ़ रहा था, चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन और चंद दूसरे नाम। मैं जानना चाहूँगा कि इस सियासी जमात से किसी ने पूछना है कि हजूर आपका मुआशी नैरेटिव कहाँ है? कहाँ है आपका वो मुआशी नुस्खा जिससे जो है वो आप इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं? क्या ये सवाल कभी मुस्लिम लीग काफ से हुआ, पीपल्स पार्टी से हुआ, मुस्लिम लीग नवाज से हुआ, और इनको आगे पीछे करने वालों से हुआ? ये मुल्क जो है ये रातों रात 23 करोड़ को नहीं पहुंच गया। इस मुल्क में 1980 में 300 मदरसे थे मजहबी, आज 35,000 है। उसके बाद हम पूछते हैं कि अवाम का सियासी शऊर कमजोर है। ये किया गया है, ठीक है, ये मेहनत करके किया है ताकि अवाम जो है वो सही सवाल ना उठा सके। ठीक हो गया जी। इसार साहब से देखें, ये जो होती है ना सांडों की लड़ाई, इसमें हमेशा नुकसान घास का होता है। तो ये दो सांड लड़ रहे हैं और नीचे अवाम जो घास है वो घास खा जाते हैं, वो खा भी जाते हैं, कुचलते भी हैं, कुचल भी देते हैं ना। तो ये कुचले जा रहे हैं ना। वो क्या कहते हैं, मीरपुर का हो, वो लाहौर का हो, वो कहीं का भी हो, वो कुचले जा रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि जी इसका जिम्मेदार कौन है, तो भाई ये बहरान होगा तो जिम्मेदार है ना। ये तो एक गेम है, एलीट क्लास की एक गेम है। वो पबजी क्या है, कौन सी गेम होती है, वो उसके ये टास्क हैं जो मिले हुए, और वो टास्क पूरे कर रहे हैं। देखे ना, काफ लीग हो और पीटीआई हो, उनका भी मुफाद इस बात में है कि ये इसी तरह मामला चलता रहे, असेंबलियां ना टूटें और हम अपना वक्त पूरा कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी मुफाद इसमें है कि इसी तरह का रोला रपा रहे और उसमें जनाब वाली वक्त निकल जाए। असल में तो ये कि ऊपर जो लड़ाइयां हो रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, आटा मालकान बैठे, घी मालकान बैठे, चीनी मालकान बैठे। इसार साहब, मैं माजरत चाहूंगी, प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। मैं आप ज्यादा करूंगी, और जहां गुफ्तगू इसार साहब क्लोज कर रहे थे कि जो सियासी बहरान है वो दानिस्ता पैदा किए गए हैं, तवज्जो उधर लगा रखी है, और आवाम के मसाइल या उनके लिए जो कुछ करने की जरूरत है वो तरजीहात में शामिल नहीं है। आपने आज का प्रोग्राम देखा। आप अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर या कोई सवाल अगर हमारे पैनलिस्ट से जानना चाहें तो वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।